मेरी लाडो की शादी। ज्ञानचंद, ये लो पूरे 6 लाख रुपए हैं। इनमें सोने के जेवर बढ़िया बन जाएंगे ना? हाँ हाँ रूपचंद, बिल्कुल बेफिक्र रहो। सीमा बिटिया मेरी भी बेटी की तरह है। तुम जानते हो मेरी कोई बेटी नहीं है और मेरा बेटा आशीष विदेश में शादी करके बैठ गया है, वरना मैं तो तुम्हें इधर उधर रिश्ता देखने भी न देता। मैं तो सीमा बिटिया को अपने ही घर बहू बनाकर ले जाता। हाँ, मुझे पता है ज्ञानचंद, तुम मेरे दोस्त भी हो और भाई जैसे भी हो, इसीलिए तो सीमा की शादी में जेवर की सारी जिम्मेदारी तुम्हें दी है। बस तो फिर लाओ 6 लाख रुपए और आंख बंद करके शांति से बैठ जाओ। इतने बढ़िया खालिस सोने के जेवर बनवाऊंगा कि सीमा बिटिया के ससुराल वाले तारीफ करते नहीं थकेंगे। सीमा के पिता रूपचंद को अपने मित्र ज्ञानचंद पर बहुत भरोसा था। रूपचंद जी की इकलौती बेटी सीमा की शादी तय हो गई थी और 1 महीने बाद सीमा की शादी थी। अपनी इकलौती बेटी सीमा की शादी के लिए रूपचंद बहुत उत्साहित थे और खुशी की तो बात ही थी, क्योंकि सीमा रूपचंद जी और सुषमा जी की शादी के 15 साल बाद पैदा हुई थी। तुम ये पुरानी शादी की एल्बम लेकर क्यों बैठ गए? अच्छा, जरूर सीमा के बचपन की फोटो देख रहे होगे। हाँ देखो सुषमा, तुम्हें याद है जब हम अपनी सीमा को पहली बार माता के दर्शनों के लिए ले गए थे, कैसे मेरे कंधे पर बैठकर गई थी सीमा। हाँ, और कितनी बारिश थी। हमने कैसे सीमा को गोद से लगा लगा कर बारिश से बचाया था। वैसे कुछ भी कहो, माता रानी के चमत्कार से हमारी चढ़ाई सुरक्षित पूरी हुई थी और हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। और ये गुलाबी फ्रॉक वही है ना जो सीमा ने पहनी हुई है, ये जो मैं इलाहाबाद से खरीद कर लाया था? हाँ, हमारी सीमा 4 महीने की थी तब जब तुम लाए थे, और तुम्हें तो बच्चों के कपड़े भी नहीं खरीदने आते थे। तभी रूपचंद की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। सीमा अचानक से आई तो पिता की आंखों में आंसू देखकर घबरा गई। पापा, क्या हुआ? आप रो रहे हो? तेरे बचपन की तस्वीर देख रहे थे। अब कुछ दिनों बाद तेरी शादी होने वाली है ना, इसीलिए इनका मन उदास है। ऐसे ही बार बार इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मी, आंसू तो आपकी आंखों में भी आ गए। आप दोनों की आंखों में आंसू देखकर आप बताओ मैं कैसे शादी करूंगी? मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करेगा आप दोनों को छोड़कर जाने का। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बिटिया, वो तो बस कुछ पुरानी यादें बस ताजा हो गई। हमारी गुड़िया रानी की शादी बहुत धूमधाम से होगी, खुशियों के साथ विदा होगी हमारी लाडो। ऐसे ही धीरे धीरे शादी के दिन नजदीक आने लगते हैं। सीमा शादी की तैयारियों में लग जाती है। अरे आप पहले बताते, हम अपने ही सुनार से आपकी तरफ के जेवर बनवा देते। हमारा बहुत पुराना सुनार है वो। मेरा खास मित्र है ज्ञानचंद, उसी के कोई जानने वाले हैं तो मैंने उसी से ही बनवा लिए। वो भी बता रहा था बहुत ही सही शुद्ध सोना बेचता है। कोई बात नहीं रूपचंद जी, सोना कहीं से भी बने, बस असली होना चाहिए, ये बड़ी बात है। क्योंकि आजकल मार्केट में सोने में मिलावट करके भी बेच रहे हैं, और वैसे भी सोना तो आसमान छू रहा है, तो सभी यही सोचते हैं कि पैसा लगा रहे हैं तो असली चीज मिले। बिल्कुल सही बात कही आपने भाई साहब। रूपचंद और सुषमा अपनी इकलौती बेटी की शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए। घर में चहल पहल बढ़ गई। शादी के कार्ड बंट गए थे और रिश्तेदार आने शुरू हो गए थे। सीमा भी बहुत खुश थी। अपनी माँ के साथ बैठकर अपनी शादी के लहंगे और गहनों के बारे में बातें करती रहती थी। सुनो जी, ज्ञानचंद भाई साहब ने गहनों के बारे में बताया, कब तक तैयार हो जाएंगे? पता नहीं, 2 दिन से फोन मिला रहा हूँ, उठा ही नहीं रहा। या तो आज घर जाकर देखता हूँ। रूपचंद ने सोचा कि एक बार ज्ञानचंद से मिलकर जेवरों के बारे में पूछ ले। वो ज्ञानचंद के घर पहुंचा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने कई बार आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने सोचा शायद ज्ञानचंद कहीं बाहर गया होगा। अगले दिन भी रूपचंद ज्ञानचंद के घर गया, लेकिन फिर भी वही स्थिति। उसे थोड़ी चिंता होने लगी। उसने अपने कुछ दोस्तों से ज्ञानचंद के बारे में पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। ज्ञानचंद का फोन भी बंद आ रहा था। रूपचंद का दिल बैठता जा रहा था। हेलो योगेश, ज्ञानचंद की कोई बात हुई थी तुमसे? अरे नहीं यार, मेरी तो बात हुए 1 महीना हो गया। क्यों, कुछ बात हुई है क्या? वैसे बेटी की शादी की तैयारियां ठीक चल रही है ना? मेरे लिए कोई काम हो तो जरूर बताना। हाँ हाँ जरूर, बाकी शादी में सबने जरूर आना है। अच्छा, मैं रखता हूँ। रूपचंद ने किसी तरह फोन रखा, लेकिन उसके मन में खलबली मच गई थी। ज्ञानचंद का अचानक गायब हो जाना और फोन बंद आना उसके लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण बन गया था। 6 लाख रुपए की बड़ी रकम ज्ञानचंद के पास थी और शादी सिर पर थी। जेवरों के बिना सीमा की शादी कैसे होती, ये सोचकर ही रूपचंद का गला सूखने लगा। वो सीधे घर लौटा और सुषमा को सारी बात बताई। सुषमा भी ये सुनकर घबरा गई। क्या कह रहे हो तुम? ज्ञानचंद भाई साहब गायब हो गए और वो 6 लाख रुपए? हे भगवान, अब क्या होगा? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सुषमा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ज्ञानचंद ऐसा करेगा। वो मेरा इतना पुराना दोस्त है, भाई जैसा मानता था उसे। क्या हुआ पापा? मम्मी, आप दोनों इतने परेशान क्यों दिख रहे हो?
रूपचंद और सुषमा एक दूसरे को देखने लगे। वे सीमा को बताने से हिचक रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि शादी से पहले सीमा इतनी दुखी हो। कुछ नहीं बेटा, वो बस छोटी मोटी बात है, तुम अपनी तैयारी करो। हाँ बेटी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। लेकिन सीमा ने उनकी आंखों में चिंता साफ देख ली थी। उसने कुछ कहा नहीं, पर उसके मन में भी एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। रूपचंद ने अगले कुछ दिन और ज्ञानचंद को खोजने की कोशिश की। उसने शहर के कुछ और रिश्तेदारों और दोस्तों से संपर्क किया। यहाँ तक कि पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने की भी सोची, लेकिन फिर लगा कि इससे बात और बिगड़ सकती है और शादी में भी दिक्कत आ सकती है। हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। ज्ञानचंद का कोई अता पता नहीं था। शादी में अब बस कुछ ही दिन बचे थे। घर में रिश्तेदार आ चुके थे और शादी की रौनक भी बढ़ने लगी थी। लेकिन रूपचंद और सुषमा के मन में गहनों को लेकर भारी तनाव था। शादी का दिन आ गया। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन रूपचंद और सुषमा के चेहरे पर एक अदृश्य चिंता की रेखा साफ दिख रही थी। सीमा दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसे भी अपने माता पिता के चेहरे पर उदासी महसूस हो रही थी। सीमा के होने वाले ससुराल वाले भी आ चुके थे। रीति रिवाजों के अनुसार गहने देखने का समय आया। रूपचंद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिश्तेदारों को क्या कहेगा। चलिए रूपचंद जी, अब हमारी बहू के गहने भी दिखा दीजिए। रूपचंद की आंखों में आंसू छलक आए। वो कुछ बोल नहीं पाया। सुषमा ने उन्हें सहारा दिया। वो दरअसल तभी दरवाजे पर एक आवाज आई। रूपचंद। सबने मुड़कर देखा। सामने ज्ञानचंद खड़ा था, जिसके सिर और हाथ पर पट्टी बंधी थी। साथ में ज्ञानचंद का बेटा उसको सहारा दे रहा था। ज्ञानचंद के हाथ में एक बड़ा सा बैग था। रूपचंद, माफ करना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। अंकल, पापा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। काफी दिनों से कोमा में थे, मुझे भी कांटेक्ट नहीं कर पाए। इनका फोन टूट गया था। फिर जब होश आया तब पापा ने मुझे फोन कर सारी बात बताई और मैं तुरंत फ्लाइट से आ गया। ये ले रूपचंद, तेरी अमानत। सीमा बिटिया की शादी के गहने बहुत सुंदर बने हैं। रूपचंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने ज्ञानचंद को गले से लगा लिया। शादी के जेवर पहनकर सीमा बहुत सुंदर लग रही थी। सीमा के ससुराल वालों ने भी जेवर की बहुत प्रशंसा की। धूमधाम से रूपचंद और सुषमा ने अपनी लाडो सीमा की शादी की। खुशी खुशी सीमा विदा हुई। रूपचंद के मन में ज्ञानचंद के लिए ऐसी धारणा आना स्वाभाविक था। माता पिता को बेटी की शादी में हर कदम फूंक फूंक कर रखना होता है। बहुत डर होता है मन में कि सारे काम अच्छे से हो जाए। सब चीजों को संभाल कर करना, हर चीज का समय से प्रबंध करके उसे व्यवस्थित करना, ताकि शादी में कोई कमी न रहे। लेकिन ज्ञानचंद जैसे वफादार और सच्चे दोस्त के होते हुए कभी भी किसी काम में अड़चन नहीं आ सकती। ये ज्ञानचंद की दोस्ती ने दिखा दिया था। दिशा और दिशा दोनों जुड़वा बहनें आज बहुत खुश थीं। उनका बचपन का सपना पूरा होने जा रहा था। निशा, हम हमेशा से यही चाहते थे कि हमारी शादी एक ही दिन हो, पर हम एक ही घर में शादी होकर जाएंगे, ये हमने कभी नहीं सोचा था। हाँ दिशा, तुम्हें पता है हमारी शादी के सारे फंक्शन एक ही दिन होंगे। हमारी हल्दी की रस्म एक साथ होगी। निशा, दिशा, जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हारी हल्दी की रस्म का समय हो रहा है। दादी माँ बाहर बुला रही हैं। सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा आरती करनी है, उसके बाद तुम्हारी हल्दी की रस्म शुरू होगी। ठीक है माँ, हम दोनों अभी तैयार हो जाते हैं। सब मेहमान आ गए क्या? हाँ बेटा, सब मेहमान आ गए, इसीलिए तुम्हारा इंतजार हो रहा है। पता नहीं अंजलि, सौम्या, राधिका कहाँ रह गईं? उन्होंने तो कहा था कि वो हमारी हल्दी की रस्म में आएंगी। निशा, तूने राधिका को क्यों बुला लिया? तुझे पता है ना कि वो तेरे से ठीक से बात नहीं करती है। मुझे उसका नेचर पसंद नहीं है। बाकी सबको बुला लेती। मैंने भी अपनी बहुत खास दोस्तों को ही बुलाया है, सबको नहीं बुलाया। राधिका का आना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चलो कोई बात नहीं ना, बुला लिया तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। शादी का फंक्शन है, सहेलियों को बुलाना सही रहता है। माँ, मैंने उसे बुलाया नहीं था। मैं जब सबको इनवाइट कर रही थी तभी राधिका ने कहा कि मैं भी तुम्हारे हल्दी के फंक्शन में आना चाहती हूँ, मुझे नहीं बुलाओगी क्या? तो मैंने कहा जब खुद मुंह से कह रही है कि, तो मैंने बोल दिया कि आ जाना, पर मुझे नहीं लगता वो आएगी। वो बहुत घमंडी है। अमीर खानदान की लड़की है ना, उसमें बहुत घमंड है अपनी अमीरी का। निशा, दिशा, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, तुम्हारी सभी सहेलियां आ गई हैं। तुम्हारी दादी आवाज लगा रही है, मैं जा रही हूँ, तुम फटाफट से आ जाओ। निशा और दिशा दोनों पीले रंग के कपड़े पहनकर तैयार हो जाती हैं। दोनों जैसे ही बाहर आंगन में जाती हैं, दोनों देखती हैं कि उनकी सभी सहेलियां भी आ चुकी हैं, जिनमें राधिका भी है। मुझे पता था ये जरूर आने वाली है। मुझे तो इसे देखकर बहुत गुस्सा आता है। चल छोड़ ना, हमारी हल्दी की रस्म है, इसके चक्कर में अपना मूड खराब मत कर प्लीज। बहुत बहुत मुबारक हो निशा, दिशा, मुझे पता चला कि तुम दोनों एक ही घर में शादी होकर जा रही हो।
कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे दोनों के पति मेरा मतलब है निशा को दिशा और दिशा को निशा समझ ले और तुम्हारी अदला बदली हो जाए। ये बेवकूफी वाला मजाक तुम्हें अभी करना था क्या? तुम इसीलिए आई हो? अरे कोई बात नहीं दिशा, वो हमारी मेहमान है। चलो दादी माँ बुला रही हैं, हम माँ दुर्गा की पूजा कर लेते हैं। आओ बच्चों, माँ दुर्गा का आशीर्वाद लो। उनके आशीर्वाद से सारे दुख दूर हो जाते हैं और सारे काम सफल हो जाते हैं। माँ दुर्गा से प्रार्थना करो कि तुम्हारी शादी सुख शांति से संपन्न हो जाए। ये देखो, ये हल्दी तुम्हें लग। निशा दिशा के घर में माँ दुर्गा की बहुत पूजा होती थी। उनका अलग से छोटा मंदिर भी बनाया हुआ था। निशा दिशा माँ दुर्गा को प्रणाम करती हैं और उनका आशीर्वाद लेती हैं। उधर राधिका के मन में कुछ और चल रहा था। जितनी मर्जी माँ दुर्गा की पूजा कर लो, तुम्हारी हल्दी की रस्म तो मैं ठीक से पूरी होने ही नहीं दूंगी। निशा, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को अपना बनाया। मैं रोहन को चाहती थी, पर रोहन ने मुझ जैसी अमीर लड़की को छोड़कर तुम्हें चाहा। ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोहन मेरा दोस्त था, मैं उसे बहुत प्यार करती थी, पर आज तुम उसकी पत्नी बनने जा रही हो और ये मैं होने नहीं दूंगी। मैं हल्दी में एक ऐसी चीज मिला दूंगी कि तुम्हारे पूरे शरीर पर एलर्जी हो जाएगी। ऐसी खतरनाक एलर्जी कि तुम दोनों शादी के मंडप में बैठने लायक भी नहीं रहोगी। राधिका सबकी नजरें बचाकर हल्दी में एलर्जी करने वाला एक पदार्थ मिला देती है। उसे लग रहा था कि वो अपनी धूर्त योजना में सफल हो गई है, पर ऐसा नहीं था। सब लोग हल्दी की रस्म के लिए गाना बजाना कर रहे थे। तभी निशा दिशा की माँ उनके पास आती है। बच्चों, हल्दी से पहले अपने माथे और हाथ पैरों पर ये थोड़ा सा तेल लगा लो। ये दुर्गा माँ का आशीर्वाद है, इससे तुम्हारे रंग रूप में और निखार आएगा। ठीक है माँ, निखार तो तब आएगा जब ये दोनों खुजली से बचेंगी। चल राधिका, हम सब डांस करते हैं। देख ढोलक बज रही है। निशा और दिशा को हल्दी लगनी शुरू हो गई है। हाँ हाँ, हमारी प्यारी सहेलियों की शादी है, हल्दी की रस्म है, तो मैं आज खूब नाचूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा ये राधिका आज इतनी खुश क्यों है, वरना ये तो हमसे बहुत नफरत करती है। अच्छा है ना, सुधर गई। अब अच्छी बात है, हमारी हल्दी की रस्म में यही रौनक लगा रही है। निशा और दिशा ने वो तेल लगा लिया और हल्दी की रस्म शुरू हो गई। राधिका देखती है कि निशा और दिशा पर तो उस एलर्जी वाले पदार्थ का कोई असर ही नहीं हो रहा जो उसने हल्दी में मिलाया था। वो दोनों तो आराम से बैठी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इतना महंगा एलर्जी करने वाला लिक्विड खरीदा था, इसका असर इन पर क्यों नहीं हुआ? ये दोनों तो आराम से बैठी हैं। अम्मा जी, मैंने मंदिर में एक बर्तन में तेल रखा था जो निशा दिशा को अभी हल्दी के साथ लगाना है, पर वो मंदिर में रखा ही नहीं है। पता नहीं कहाँ गया वो बर्तन। आपने कहीं देखा तो नहीं? नहीं बहू, मैंने तो नहीं देखा। माँ, वो तेल आप ही तो हमें देकर गए थे, हमने वो तेल लगा लिया। आपने ही तो कहा था कि वो तेल दुर्गा माँ का आशीर्वाद है। मैं कौन सा तेल लेकर आई थी बेटा? मैं तो बहुत देर से वो बर्तन ढूंढ रही थी। माँ, अभी थोड़ी देर पहले जब हल्दी की रस्म शुरू होनी थी तभी तो आप देकर गई थी। ये रहा वो बर्तन। ये कैसे हो सकता है? ये बर्तन मंदिर से मैं नहीं लाई तो फिर मेरे रूप में? इसका मतलब आज हल्दी की रस्म में माँ दुर्गा तुम दोनों को आशीर्वाद देकर गई हैं। बच्चों, ये तुम दोनों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज माँ दुर्गा खुद तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आई थी। जीती रहो मेरी बच्चियों। माँ दुर्गा तुम दोनों को अपने हाथों से तेल देकर गई है। तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो। अब उनका आशीर्वाद तुम दोनों को प्राप्त हो गया है। देखना, अब ये शादी भी बिना किसी रुकावट के संपन्न होगी, उनके आशीर्वाद के साथ। राधिका घबरा जाती है और मन ही मन माँ दुर्गा से क्षमा मांगती है। माँ दुर्गा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अब कभी भी किसी से नफरत नहीं करूंगी। मुझे पता है मैंने नफरत में आकर आज निशा और दिशा को नुकसान पहुंचाना चाहा, पर आपने अपनी शक्ति से उस लिक्विड के असर को खत्म कर दिया जिससे निशा दिशा के शरीर पर एलर्जी हो सकती थी। मुझे माफ कर दो माँ, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। राधिका की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। भगवान उन्हें स्वयं ही क्षमा कर देते हैं।